नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमारा यह चैनल क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ्स के लिए एक प्रसिद्ध चैनल बन गया है, जहां पर बच्चे हर साल क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ्स की बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं और हर साल 50 अंकों के पेपर में से 45 से 50 के बीच अंक पाते हैं हमारे इस चैनल से पढ़कर। अभी तक मैंने इस पर क्लास 11th एग्रीकल्चर की दो बुक्स पढ़ा दी हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की, मैथमेटिक्स की। आज सोचा कि आपके लिए कुछ हटकर कंटेंट लाता हूं जो आपके भविष्य में आपको भविष्य बनाने में आपकी मदद करेगा। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी कैटेट 2024 में हुए एग्जाम के मैथ्स के जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी कैटेट, जो कि क्लास 12th के बाद एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी पढ़ाई के लिए जो बढ़िया और अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको कहते हैं यूपी कैटेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूपी कैटेट जो 11 जून 2024 को एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, उन सभी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं और यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th पीसीएम या पीसीबी के हैं और यूपी कैटेट देने वाले हैं, तो चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ इस एग्ज़ाम में जो कि मेरठ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है इस साल, उसमें मैथ के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएजी ग्रुप के लिए, एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कहा गया है कि समीकरण, ये एक समीकरण दे दी है, इसका हल पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ठीक होगा ये देखना है। और आपको ये देखकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी उसी बुक्स में से हैं जो बुक्स आप क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स की पढ़ते हो, और क्लास 10th में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो लगभग उसी में से पूरा पेपर ये मैथ्स का लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें हल ज्ञात करना है और साथ ही साथ मैं इसका हल भी ज्ञात करते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे आपको भविष्य में जो प्रिपरेशन आप करेंगे यूपी कैटेट के लिए उसमें आपको सहायता मिले। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका और कहाँ पर आपने किस तरह से इसको पहले पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो समीकरण है वो 2 की घात x प्लस 2 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 48 है। इसको अगर सोल्व करें तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और इतना प्रोसीजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन टेस्ट करेंगे। ऑप्शन टेस्ट कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ x के स्थान पर 2 रखेंगे और देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करके 48 बनता है या नहीं बनता है। तो 2 की घात 2 प्लस 2 हो गया, यहाँ 2 की घात 2 प्लस 1 हो गया, मीन्स 2 की घात 4 हो गया और 2 की घात 3 हो गया। 2 की घात 4 तो 16 होते हैं, 2 की घात 3 8 होते हैं, 16 और 8 कितने होते हैं, 24। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही जवाब नहीं है। बी के लिए देखते हैं। बी में x बराबर 3 दे रखा है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है ऊपर वहां 3 रखते चले जाओ। 3 प्लस 2, 2 की घात 3 प्लस 1। अब देखो, 2 की घात 3 प्लस 2 यानी 2 की घात 5 हो गए, फिर 2 की घात 3 प्लस 1 यानी 2 की घात 4 हो गए, 2 की घात 5 32 होते हैं, 2 की घात 4 16 होते हैं, और 16 32 कितने होते हैं, 48 होते हैं। और 48 तो हमारा RHS है ही, इसका मतलब x बराबर 3 हमारा ये सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 1332 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी कोरे 4:5:5:6 के अनुपात में है, तो कोरों का मान ज्ञात कीजिए।
देखो ये ना जो चैप्टर 17 आप पढ़ते हैं, क्लास 11th है एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स के लिए, वहाँ से ये लिया गया है और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसी से लिया गया है। देखो यहाँ पर एल, बी और एच का जो वैल्यू है वो हम क्रम से यहाँ अनुपातों के हिसाब से 4x, 5x और 6x ले लेंगे। 4x, 5x और 6x ले लेंगे। अब बात हुई है संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये किसके बराबर है? 1332 के बराबर है। सबसे पहले तो हम इस 2 से इस 1332 को काट दें। 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 666 आ जाएगा। अब यहाँ इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। 4x गुणा 5x प्लस 5x गुणा 6x प्लस 6x गुणा 4x बराबर 666। ठीक है, तो यहाँ 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अभी एक्स स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा हूँ। 5 छंग 30 प्लस और यहाँ 6 चौक 24। ठीक है, और एक्स स्क्वायर सब में है इसलिए एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर रख देता हूँ। ये 666 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 20 और 30 50 और 24 74 हो गए। 74 एक्स स्क्वायर बराबर 66 हो गया, 666 हो गया। 2 से आप इसको फिर काट दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 आ जाएगा। और यहाँ 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 37 एक्स स्क्वायर बराबर 333 आ गया। इस 37 से 333 को 9 बार डिवाइड किया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। और एक्स बराबर √9 आएगा, यानी 3 आ जाएगा। अभी x का मान आया है, अभी इसी को आंसर नहीं ढूंढ सकते हम। अभी क्या करेंगे? x का मान यहाँ पर डालेंगे। 5 गुणा 3, 6 गुणा 3 12 हो गया। 5 तिया 15 हो गया। 6 तिया 18 हो गया। तो आप वो युग्म ढूंढ लीजिए जिसमें 12, 15 और 18 आए हैं। ऐसा ऑप्शन ए में आया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज का केंद्रक पूछा है। देखो त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब हमारे पास x1 कितना है? x1 तो ये है 7, x2 5 है, x3 -3 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 + 5 - 3/3, और 5 + 7 + 3/3, यानी y1 ये है 5, y2 7 है, ये 3 है। ठीक है, y3। तो अब यहाँ देखिए 7 और 5 12 में से 3 गए, 9/3। 7 और 5 12 और 3 15/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10, 16 और 50 का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है? अगर हमारे पास x1, x2, x3 तीन पद हैं, इनका हमें गुणोत्तर माध्य पूछा जाए, GM पूछा जाए, ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए, तो इसके लिए हम इन तीनों को गुणा करते हैं। तीनों को गुणा करके इनका हम घनमूल ले लेते हैं। तो यहाँ हम 10 गुना 16 गुना 50 इन सभी को गुणा करेंगे और इसका घनमूल ले लेंगे। 16 पंजे 80, 80 और 10 और इधर से एक 0 इधर से आएगी, तो ये 8000 हो जाएगा। 8000 की घात 1/3। 8000 को हम लिख सकते हैं 20 की घात 3 और गुणा में 1/3 है ऊपर, 3 से 3 कट गया तो 20 आ गया हमारे पास। 20 हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 की पावर x + 6 दिया हुआ है और 8 की पावर x + 1 दिया हुआ है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा। देखो इस 2 को 2 क्यूब लिख दूं, चलेगा ना? 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को, तो यहाँ 2 की पावर x + 6 = 2 की पावर इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये 3x + 3 हो जाएगा।
अब अगर इसको कंपेयर करें तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करें तो इस x को इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो 3x माइनस x बराबर 6 माइनस 3, 2x बराबर 3 बचेगा और 3/2 हो जाएगा x का मान। 3/2 कहते हैं 1.5 को। अब हम ढूंढते हैं ऑप्शन बी हमें मिल गया अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6। ए का वैल्यू दिया हुआ है 240 और जबकि हमें tan स्क्वायर ए प्लस sec ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये tan 240 ए के स्थान पर रख देते हैं यहाँ 240, तो tan 240 का मान ज्ञात कर लेते हैं हम, ठीक है। tan 240 का नहीं जानते हम, लेकिन इसको 180 प्लस 60 लिखा जा सकता है। अब tan 180 प्लस थीटा क्या होता है ये देखिए, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद होगा आपके, एक शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का। यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, ठीक है। 180 प्लस का मतलब है कि यहाँ इस लाइन से थोड़ा सा आगे गए, आगे जो है वो tan है, यानी यहाँ तृतीय चतुर्थांश है, और यहाँ tan जो होता है ना, t फॉर tan, ये होता है यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस tan 60 आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है यहाँ, और tan 60 का मान होता है √3। इसलिए अगर हम tan स्क्वायर 240 फाइंड करें तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। sec a यानी sec 240, देखो a के स्थान पर 240 रख दिया हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 180 प्लस 60। 180 प्लस थीटा, यहाँ केवल tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव sec 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसलिए यहाँ आ गया -2। तो अब अगर हम tan स्क्वायर a प्लस sec a ज्ञात करें तो उसके लिए इसका वैल्यू तो 3 आया हुआ था, -2 इसका वैल्यू आया है, तो यहाँ आएगा 1 हमें अपने ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन का वक्र पृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगुना है। बेलन का वक्र पृष्ठ याद कीजिए क्या होता है, 2πr(h) होता है या नहीं। और सिरों का क्षेत्रफल, 2 सिरे होते हैं बेलन में, सिरा वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, 2 सिरे हैं तो 2πr² हो गया। और ये जो वक्र पृष्ठ है ये बेलन के सिरों के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी फिर 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ। अब देखिए 2πr से ये 2π और यहाँ से r का स्क्वायर हट गया, तो h इक्वल्स टू ये 2r के साथ जोड़ लीजिए, 2r हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 1 इंटू 2r, लिख सकते हैं ना। इस 2r को लाओ यहाँ पर, h/2r इक्वल्स टू 1/1 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ठीक है। और हमें यही तो पूछा था कि ऊंचाई व आधार के व्यास, 2r क्या है, आधार का व्यास है 2r, इसका अनुपात पूछा था, तो अनुपात आ गया 1/1, 1/1 को 1:1 भी कहते हैं, और यहाँ सी ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें दिया हुआ है tan a का वैल्यू, tan b का वैल्यू और फाइंड करना है a प्लस b का वैल्यू। देखो चूंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति में क्लास 11th में, tan a प्लस b का, जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a का वैल्यू 1/3 है, सॉरी 1/2, tan b का वैल्यू 1/3 है, 1 माइनस tan a का वैल्यू 1/2, tan b का वैल्यू 1/3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ
3 दूनी 6 तो एलसीएम आ गया, 3 की गुणा इधर कर दी, 2 की इधर कर दी तो 3 + 2 हो गया ऊपर। यहाँ भी एलसीएम 3 दूनी 6 आ गया। अब ये 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही कम 6 आ जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही कम 1 आ जाएगा। अब ये 6 से 6 तो कट गया, ऊपर 3 और 2 5 हो गए, नीचे 6 में से 1 गया 5 हो गए, 5 से 5 काट दो क्या आ जाएगा 1। तो tan a + b = 1 आ गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan a + b = tan 45। देखो वैसे तो आप इसको बड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट को रिलेट करवा रहा हूँ, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर लग सकती है। नहीं तो ये क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप इन्हें एक एक दो लाइन में ही समेट सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण में बारंबारता को सामान्यतः किस अक्ष पर निरूपित करते हैं? क्लास 11th एग्रीकल्चर के मैथ में आप एक सांख्यिकी के एक चैप्टर में आयत चित्र बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, और आप वहां पर बारंबारता बहुभुज भी बनाते हैं। वहां पर जब आप इस तरह से आप ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो इस अक्ष पर क्या लेते हैं? इस अक्ष पर आप वर्ग अंतरालों को लेते हैं, वर्ग अंतराल। और बारंबारता हमेशा कहाँ लेते हैं? बारंबारता हमेशा इधर लेते हैं। ये देखो ये क्या है? ये तो एक्स एक्स है, और ये क्या है? ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहां बारंबारता हमेशा कहां पर ली जाती है? वाई अक्ष पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ कुछ अंक दिए गए हैं और इनका बहुलक पूछा गया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन यूपी कैटेट के एग्जाम में आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पर हमें इसका बहुलक बताना है। बहुलक मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो वो वाला आंकड़ा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो सबसे अधिक बार आया हुआ है? हम देख रहे हैं 4 यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है और 4 बार आया है। तो यहाँ जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? बहुलक 4 हो जाएगा, सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो बहुलक डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 22.5 का मान क्या होगा? 22 सहित 1/2। ठीक है, तो यहाँ हमें इसे कैसे करना है? हम जानते हैं एक सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र है cos 2 थीटा का। हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? कोस के कई सारे सूत्र बनाए थे हमने जब त्रिकोणमिति पढ़ी थी। 4-5 सूत्र बनाते हैं। एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से जनरेट करके इसको बना लिया जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं और इस कोस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में पहुंचाऊं तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, या यहाँ से इस 2 को हटाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। और अगर यहाँ से ये स्क्वायर भी हटाएं, क्योंकि हटाना ही होगा, स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगा देंगे 1 - cos 2 थीटा और बाई 2 लिख देंगे। अब हम थीटा की जगह पर 22.5 डाल देते हैं। साइन 22.5 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 - cos 2 इंटू 22 इंटू 1/2 डिग्री बाई 2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 22.5 का दुगना 45 डिग्री होता है, तो यहाँ कोस 45 डिग्री आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। कोस 45 का वैल्यू भी हम जानते हैं, वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं।
1/√2 होता है cos 45 का वैल्यू, बाई 2 है। यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम √2 आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कराएंगे, -1/2, ये वाला 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फाइनली हमारे पास आएगा √2 - 1/2 √2। अब ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, √2 - 1/2 √2, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका पूछी है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन इस साल यूपी कैटेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमें जो आंकड़े दिए गए हैं मैंने उनको बढ़ते क्रम में लिख दिया है। अब हमें इनको गिनना है कि ये कितने हैं। ये है 6, n का मान यहाँ पर 6 है। अब सूत्र क्या लगाया जाता है सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र प्रयोग किया जाता है n/2, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब n/2 का मतलब 6/2 यानी तीसरा पद प्लस चौथा पद, तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे में 2। अब आप बढ़ते क्रम में तीसरा पद देखिए कौन सा है 10, चौथा पद कौन सा है 11, तो 10 और 11 दोनों को जोड़ लो, 10 + 11 बटे में 2 यानी 21 बटे में 2, और 21 को हम 10.5 लिखते हैं। 10.5 हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें sin θ1, sin θ2, sin θ3 इन सब का योग दिया हुआ है 3। ठीक है, अब यहाँ ये 3 कब आ सकता है इन सब का योग, जब θ1 भी और θ2 भी और θ3 भी, ये तीनों अगर 90 डिग्री हैं, तो देखो sin 90 प्लस sin 90 प्लस sin 90, समझ रहे हो ना। अगर θ1, θ2, θ3 तीनों 90 हैं, तो यहाँ तीनों की जगह पर 1 + 1 + 1 आएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। मतलब ये θ1, θ2 और θ3 की 90 डिग्री वैल्यू होने के लिए ये सत्य है। इसका मतलब θ1, θ2, θ3 की ये वैल्यू हम यहाँ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ डाल दो तो cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 + 0 + 0 = 0 हो जाएगा। 0 हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें 3 संख्याएं दी गई हैं और गुणोत्तर माध्य पूछा है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन यूपी कैटेट में इंक्लूड किए गए हैं। हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तीनों संख्याओं का गुणनफल करके उनका घनमूल ले लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 64 की घात 1/3 हो जाएगा। और 64 किसका घन होता है, 64 तो 4 का घन होता है, तो 4 हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है और इसका 8वां पद पूछा है। देखो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, यहाँ 2 है, और इसका सार्वनुपात r क्या है। दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दीजिए, सार्वनुपात निकल जाएगा। n का मान यानी पदों की संख्या कितनी है, 8वां पद पूछा है, तो 8 लीजिएगा। अब इसका nवां पद क्या होता है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। nवां पद होता है ar⁻n-1, तो हम 8वां पद ज्ञात कर लेंगे। 8वां पद कैसे ज्ञात हो, a के स्थान पर 2 रख दो, r के स्थान पर 3 रख दो, n के स्थान पर 8 रख दो। अब ये 2 × 3 की घात 7 हो जाएगा। 3 की घात 7 को कैसे कैलकुलेट करें भाई, इसको लिख लें 3 × 3 × 3, फिर 3 × 3 × 3 और फिर गुणा में 1 बार 3, 27 यहाँ आएगा, 27 यहाँ आएगा और गुणा में 3 आ जाएगा। 27 और 27, 27 का घन होता है 729, गुणा में 3 आ जाएगा। और यहाँ ये वाला 2 भी बचा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 729 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 × 729, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 × 9 = 54 आ जाएगा, 6 दूनी 12
और 5 कितने हो जाएंगे 17, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो हमारे पास 4374 है। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 देखिए, हमें 10 की घात x दे रखा है और बराबर में दिया हुआ है 1, तो x का मान पूछा है। तो भाई हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ हम इसको 10 की घात 0 लिख लें, 1 को 10 की घात 0 लिख लें, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 को 10 की घात 0 लिखा जा सकता है। अब अगर हम कंपेयरिंग करें तो घात घात के बराबर होगी, तो x का मान कितना आएगा 0। 0 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये देखिए 17वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि 10, 8, 5, 7, x और 4 का समांतर माध्य 8 है। इन सभी को जोड़ दिया हमने और इनकी संख्या से इनको भाग दे दो। ये है हमारे पास 6 बराबर 8 आ गया, क्योंकि इन सब का समांतर माध्य 8 है। तो यहाँ 10 और 8 18 और 5 23 और 7 30 और 4 34 हो गए। 34 प्लस x बटे 6 बराबर 8 हो गया। चौंतीस प्लस एक्स बराबर 8 छंग 48 होते हैं, तो x का मान आ गया 48 माइनस 34। ठीक है, 8 में से 4 गए 4 और यहाँ 1 14 आ गया, और 14 हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 देखिए, इसमें हमें माध्यिका पूछी गई है, आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि इन आंकड़ों को हम आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में लिख लें। हमने इनको बढ़ते क्रम में संजो दिया है। अब हमें इनकी संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ n का मान है 11, यानी विषम है। और विषम के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, जब हम माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ n प्लस 1 बटे 2वां पद लिखेंगे। 11 प्लस 1 बटे 2 बराबर 12 बटे 6, 12 बटे 2 यानी 6। तो यहाँ छठा पद आ जाएगा, छठा पद। ठीक है, छठा पद गिन लो, देख लो अब यहाँ से आरोही क्रम से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 56 है छठा पद, और 56 हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब हमें यहाँ निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक पूछा गया है, कितना होगा। बहुलक होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो यहाँ सबसे अधिक बार आने वाली संख्या देखो, 57 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन 26 हमें कितनी बार नजर आ रहा है, 26 हमें 3 बार नजर आ रहा है, और 26 सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 26। बहुलक बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको 3 संख्याएं दी हैं और उनका हरात्मक माध्य पूछा है, क्या है। ठीक है, देखो अगर हमें इन संख्याओं का, हम जानते हैं कि जो संख्याएं अगर कोई हरात्मक श्रेणी में है, अगर हाँ हरात्मक श्रेणी में है, तो उनके व्युत्क्रम जो होते हैं ना समांतर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, अगर 5 10 और 15 ये हरात्मक श्रेणी में है, HP में है, तब क्या होगा 1/5 1/10 और 1/15 ये किस में होंगे, ये AP में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब हम समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसका समांतर माध्य यानी AM ज्ञात कर लेते हैं, अरिथमेटिक मीन ज्ञात कर लेते हैं। और वो कैसे होगा, पदों की संख्या, पदों का योग बटे उनकी संख्या, पदों का योग किया और बटे में इनकी संख्या रख दी। ठीक है, यहां जरा एलसीएम तो ले लो, एलसीएम 30 ले लेते हैं।
5 छंग 30 तो ऊपर 6 से गुणा, 10 तिया 30 तो ऊपर 3 से गुणा, 15 दूनी 30 तो ऊपर 2 से गुणा और बटे में 3 आ जाएगा। ये दोनों आपस में गुणा होंगे और यहाँ गुणा होकर आ जाएगा 6 और 3 9 और 2 11 बटे 90। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये ए एम है, हमें क्या चाहिए, हमें तो एच एम चाहिए, ठीक है, हार्मोनिक मीन चाहिए हमें, तो हरात्मक श्रेणी हरात्मक माध्य चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, इसका 90 बटे 11 लिख देंगे। अब ये 11 8 88 पॉइंट लगाओ, 2 बचेंगे, 11 एकम 11 8, फिर क्या बचेंगे आगे हमारे पास, बच जाएंगे 9, 11 8 88। तो ये हमें देखो कहाँ नजर आ रहा है, ये हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए हैं कि क्लास 11th एग्रीकल्चर में यूपी कैटेट के लिए जो अच्छे कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको किस लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है कृषि वर्ग के बच्चों के लिए। टोटल जो मैथमेटिक्स है आपने देखा होगा, आपकी इसी बुक से है जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। आपको ज्ञान पब्लिकेशन और भारत भारती पब्लिकेशन इसी के कॉन्सेप्ट हैं। तो इसलिए आपको इस बुक की बेहतर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए बोर्ड के लिए भी और आगे आने वाले अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए भी, ठीक है। कुछ भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।